फिल्म की शुरुआत होती है एक प्रिंस के खूबसूरत महल से, जहां वो सुंदर लड़कियों के साथ पार्टी किया करता था। एक रात तूफान से बचने के लिए एक बूढ़ी औरत प्रिंस के महल में आ जाती है। वो बूढ़ी औरत प्रिंस के ऑनर में उसे एक गुलाब देती है। वो बूढ़ी थी, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। जाहिर है कि वो खूबसूरत नहीं थी, इसलिए प्रिंस उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाने लगता है। प्रिंस उस बूढ़ी औरत का मखौल उड़ाते हुए उसकी बेइज्जती करता है और उसका दिया हुआ गुलाब फेंक देता है। बूढ़ी औरत प्रिंस को समझाते हुए कहती है कि खूबसूरती जिस्म में नहीं बल्कि दिल में होती है, और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी होती है जो एक बूढ़ी औरत का रूप धरकर प्रिंस से मिलने आई थी, पर वो जान जाती है कि प्रिंस को प्यार का मतलब भी नहीं पता। अब वो अपने जादू से प्रिंस को एक बीस्ट यानी कि एक जानवर में तब्दील कर देती है। जादूगरनी के जादू के असर से धीरे धीरे सब प्रिंस को भूलने लगते हैं। जादूगरनी ने जो फूल प्रिंस को दिया था वो कोई मामूली फूल नहीं था, वो एक जादुई फूल था। प्रिंस के फूल को ठुकराए जाने पर ही जादूगरनी ने उसे ये श्राप दे दिया था, और ये श्राप एक ही तरीके से खत्म हो सकता था, जब प्रिंस को उस फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले किसी से प्यार हो जाए और उससे भी कोई प्यार करे। पर अगर ऐसा ना हुआ तो प्रिंस हमेशा के लिए बीस्ट बनकर ही रह जाएगा। बहुत साल यूं ही गुजर जाते हैं। वो पैलेस सुनसान ही रहता है, कोई वहां नहीं आता। फिर हमें बेल नाम की एक लड़की दिखाई देती है। बेल के पिता एक डिजाइनर होते हैं। वहीं एक लड़का भी दिखाई देता है जिसका नाम गैस्टोन होता है। वो एक घमंडी लड़का होता है और बेल से शादी करना चाहता है, जिसके लिए वो बहुत कोशिश भी किया करता था, पर बेल उससे शादी नहीं करना चाहती। एक रात बेल के पिता जंगल से गुजरते हुए कहीं जा रहे थे, पर वो देखते हैं कि उनके रास्ते में तो आग लगी है। वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। तभी कुछ भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए प्रिंस के महल तक आ जाते हैं, जो अब बीस्ट बन चुका था। जब वो अंदर जाते हैं तो मोमबत्तियां जल रही होती हैं और टेबल पर खाना लगा होता है, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं देता। बेल के पिता खाना खाने लगते हैं, तभी टेबल पर रखा कप उनसे बातें करने लगता है। बेल के पिता को लगता है कि वहां कोई भूत है। वो कहते हैं कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, पर वो वहां से भाग भी जाते हैं। दरअसल महल में जितनी भी चीजें थी वो पहले इंसान थी। जादूगरनी के श्राप से वो सभी इंसान चीजों में बदल गए। बेल के पिता भागते हुए महल के बगीचे में आ जाते हैं, जो बहुत खूबसूरत था, और बेल के पिता अपनी बेटी के लिए वहां से फूल तोड़ लेते हैं। तभी वो बीस्ट प्रिंस वहां आ जाता है और उन्हें कैद कर लेता है, पर उनका घोड़ा वहां से भाग निकलता है और सीधा बेल के पास पहुंचता है। घोड़े को अकेला इस तरह आया देखकर बेल समझ जाती है कि उनके पिता किसी प्रॉब्लम में हैं। बेल अपने पिता का पता लगाने के लिए उस घोड़े पर बैठ जाती है। घोड़ा उसे सीधा महल में ले आता है। बेल महल के अंदर आती है, बहुत आवाजें देती है, पर उसे वहां कोई नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते वो उस जगह पहुंच जाती है जहां उसके पिता को कैदी बनाकर रखा गया था। बेल के पिता उसे बताते हैं कि इस महल की हर चीज जिंदा है। मैंने यहाँ तुम्हारे लिए फूल तोड़ा था तो मुझे यहाँ कैदी बना लिया गया। तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तभी वहां बीस्ट प्रिंस आ जाता है। वो बहुत ही भयानक लग रहा था, पर बेल ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो उससे बिल्कुल नहीं डरी। बेल बीस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उसके पिता से मिलने दे, पर बीस्ट नहीं मानता। बेल कहती है कि तुम बहुत जालिम हो, एक फूल तोड़ने की इतनी बड़ी सजा। मैं किसी भी कीमत पर अपने पिता से मिलूंगी। बीस्ट कहता है, एक बार ये दरवाजा खुल गया और फिर बंद हो गया तो ये फिर कभी नहीं खुलेगा। बीस्ट दरवाजा खोल देता है। बेल अंदर जाकर अपने पिता से लिपट जाती है। अब वो अपने पिता को बाहर धकेल कर वापस दरवाजा बंद कर लेती है, क्योंकि बीस्ट ने कहा था कि वो दरवाजा अब फिर नहीं खुलेगा। इसलिए बीस्ट उसके पिता को फिर से कैद नहीं कर सकता था। यानी अब बेल अपने पिता की जगह खुद बीस्ट की कैद में थी। बीस्ट बेल के पिता को रिहा कर देता है। अब बेल उसकी कैदी थी। जब बीस्ट वहां नहीं होता तो एक कैंडल स्टैंड और एक घड़ी, जो कभी इंसान थे, बेल के पास आते हैं। वो इंसानों की तरह ही सारे काम कर सकते थे। वो बेल के कैद खाने का दरवाजा खोल देते हैं और बेल को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। वो बेल को कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए एक अलग से कमरा देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेल ही वो लड़की है जो उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकती है। इस बात का पता चलने पर बीस्ट उन दोनों पर बहुत गुस्सा करता है। इस पर दोनों बीस्ट से कहते हैं कि शायद बेल ही वो लड़की है जो इन्हें इस श्राप से निजात दिलवा सकती है, इसलिए तुम बेल को डिनर पर बुलाओ और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करो। ये सुनकर बीस्ट गुस्से से कहता है कि मैं किसी चोर की बेटी को इम्प्रेस नहीं कर सकता। पर जब सभी चीजें बीस्ट को इंसिस्ट करने लगती हैं तो वो मान जाता है, क्योंकि वो
सब पर लगे श्राप के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। वो बेल के पास जाता है और कहता है कि मेरे साथ डिनर करो, पर ये कोई मेरी रिक्वेस्ट नहीं है। इस पर बेल कहती है, लगता है कि तुम पागल हो गए हो। पहले मेरे पिता को कैद किया, फिर मुझे, और अब मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। बीस दरवाजा पीटते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे साथ खाना खाना ही पड़ेगा। बेल कहती है, चाहे मैं भूख से मर ही क्यों ना जाऊं, पर तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। इतना सुनकर बीस कहता है कि अब ऐसा ही होगा, कोई तुम्हें खाना नहीं देगा, तुम भूखी ही मरोगी। और वो वहां से गुस्से में चला जाता है। बेल और बीस्ट की ये तकरार देखकर वहां की सभी चीजों को ये विश्वास हो जाता है कि बेल ही वो लड़की है जो इन्हें श्राप से मुक्ति दिलवाएगी। बीस्ट अब उस फूल के पास जाता है और देखता है कि उसकी बहुत सी पंखुड़ियां गिर चुकी हैं और उसमें बहुत ही कम पंखुड़ियां बची थी। अब हमें बेल के पिता दिखाई देते हैं जो सबको उस महल और बेल के बारे में बता रहे होते हैं, पर कोई भी उन पर यकीन नहीं करता। सब इसे मनगढ़ंत कहानी ही समझते हैं। गैस्टोन बेल के पिता को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैं जाऊंगा आपकी बेटी को बचाने, क्योंकि वो बेल से शादी करना चाहता था। गैस्टोन और उसका साथी बेल के पिता के साथ उसे ढूंढने के लिए जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं, पर उन्हें महल का वो रास्ता मिलता ही नहीं। इस पर गैस्टोन को बेल के पिता के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो बेल के पिता को कहता है कि बीस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यह तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। मैं तुम्हारी बेटी को पसंद करता हूँ और उसके साथ शादी करूँगा। तब बेल के पिता कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इस बात पर गैस्टोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बेल के पिता को हाथ पैर से बांधकर एक पेड़ के नीचे मरने के लिए छोड़ जाता है। उसे लगता है कि उस इलाके में बहुत भेड़िए हैं जो उसे मारकर खा जाएंगे। तभी वहां पर एक औरत आती है जिसका नाम अगाथे होता है, जिसे गांव से निकाला गया होता है। वह बेल के पिता की जान बचा लेती है। तभी हमें उस पैलेस में बेल दिखाई देती है जो उस फूल के पास आती है। वह उस फूल को छूने ही वाली होती है कि तभी वहां पर बीस्ट आ जाता है और वह बेल से कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम अभी क्या करने जा रही थी। तुम्हारी एक गलती से अभी हम सब मारे जाते। इस पर बेल रोते हुए वहां से चली जाती है। जब बेल घोड़े पर बैठकर वहां से जा रही होती है तो उसे चारों ओर से भेड़िए घेर लेते हैं और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि वहां पर बीस्ट आ जाता है। वह भेड़ियों का जमकर मुकाबला करता है और इस मुकाबले में बीस्ट घायल हो जाता है। बेल जैसे ही घोड़े पर बैठकर वहां से जाने वाली होती है तो वह देखती है कि बीस्ट जमीन पर गिर पड़ा है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया है। बेल वापस जाने का इरादा छोड़ देती है और बीस्ट की मदद करने का फैसला करती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें उठाकर घोड़े पर नहीं बैठा सकती, इसलिए तुम्हें खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी और घोड़े पर बैठना होगा। बीस्ट किसी तरह से घोड़े पर बैठ जाता है और बेल उसे वापस पैलेस में ले आती है। बेल को वापस उसी पैलेस में देखकर वहां की सभी शापित चीजें खुश हो जाती हैं और नाचने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि बेल ही वह लड़की है जो उन्हें श्राप से मुक्ति दिला सकती है। वो सारी चीजें बेल को सारी कहानी नहीं सुनाती, वो सिर्फ उसे इतना ही बताते हैं कि इस फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने पर वो सारी चीजें ऐसी ही रह जाएंगी और बीस्ट भी बीस्ट ही रह जाएगा। बेल बीस्ट को बैंडेज लगाती है और वहां बैठकर कविता की कुछ लाइनें पढ़ती है, क्योंकि बेल का इंटरेस्ट पोइट्री और बुक्स में था। उन लाइन्स को बीस्ट पूरी करता है। इस पर बेल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। बेल बीस्ट से पूछती है कि क्या उसे भी पोइट्री में दिलचस्पी है। इस पर बीस्ट कहता है कि उसे रोमांटिक पोइट्री में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उसने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। मुझे पोइट्री की बहुत नॉलेज है। बेल कहती है कि उसे रोमांटिक पोइट्रीज और स्टोरीज बहुत पसंद हैं। बीस्ट कहता है कि तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता लगता है कि तुम्हें इन चीज़ों में कितना इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें कुछ पढ़ना ही है तो कुछ अच्छा पढ़ो। फिर वो बेल को लेकर अपनी लाइब्रेरी में जाता है। बेल इतनी शानदार लाइब्रेरी देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो गांव में रहती थी और वहां पर उसे पढ़ने के लिए इतनी बुक्स नहीं मिलती थी। पर इस लाइब्रेरी में तो इतनी किताबें थी कि वो देखकर बिल्कुल ही हैरान हो गई। बीस्ट कहता है अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। इस बात से बेल बहुत खुश हो जाती है। जैसे जैसे समय गुजरता है, बेल और बीस्ट के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को जान जाते हैं। दोनों एक साथ खाना खाने लगते हैं, यहाँ तक कि बीस्ट उसे गाना भी गाकर सुनाता है। वो बेल को एक किताब दिखाता है और कहता है कि ये एक जादूगरनी ने मुझे दी थी। इस किताब की मदद से हम किसी भी समय में एंटर कर सकते हैं।
बेल इस किताब की मदद से अपनी माँ के आखिरी समय में जाना चाहती है और जब वो उस समय में जाती है तो देखती है कि उसकी माँ को इन्फेक्शन हो गया है और वो बेल के पिता से कहती है कि बेल को लेकर उससे दूर चले जाए, कहीं उनकी बेटी को भी इन्फेक्शन ना हो जाए। बेल को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी और वो यह जानकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब वो अपने वर्तमान समय में वापस आ जाते हैं। कैंडल स्टैंड बीस्ट से कहता है कि उसे बेल को बता देना चाहिए कि वह उससे प्यार करता है, पर बीस्ट उससे कहता है कि बेल कभी भी उससे प्यार नहीं कर सकती। कैंडल स्टैंड और बाकी सारी चीज़ें बीस्ट को इस बात के लिए कन्विंस कर लेते हैं। पहले वो बीस्ट को मनाते हैं, फिर बाद में बेल को डांस करना बहुत पसंद था। बीस्ट और बेल दोनों डांस करते हैं। फिर हमें स्क्रीन पर बेल के पिता दिखाई देते हैं। वो वापस गांव में आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि गैस्टन ने उन्हें बांधकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। बेल के पिता के साथ अगाथे भी होती है। गैस्टन बेल के पिता की इस बात को झुठला देता है और कहता है कि बेल के पिता के ऊपर किसी प्रेत का साया है और अगाथे की गवाही कोई मायने नहीं रखती क्योंकि उसे तो पहले ही गांव से निकाला जा चुका है। गैस्टन का साथी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए झूठ बोल देता है और सारे गांव वाले गैस्टन की बात पर यकीन कर लेते हैं। सबको यही लगता है कि बेल के पिता पागल हो चुके हैं और उन पर किसी प्रेत का साया है, इसलिए वो सब मिलकर बेल के पिता को पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि पैलेस में बीस्ट और बेल डांस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। बीस्ट कहता है कि मैं तो जैसे ये सब कुछ भूल ही गया था। इस पर बेल कहती है कि मुझे मेरे पिता ने डांस करना सिखाया था। बीस्ट बेल से पूछता है क्या तुम्हें अपने पिता की याद आ रही है। इस पर बेल कहती है हाँ, बहुत ज़्यादा। बीस्ट के पास एक जादुई शीशा है जिसमें वो हर उस शख्स को देख सकता है जिसे वो देखना चाहता है। वो उस शीशे में बेल के पिता को दिखाता है। वो देखते हैं कि बेल के पिता को बांधकर कैद कर लिया गया है। बीस्ट कहता है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें जाना चाहिए। बीस्ट बेल को उसके पिता के पास जाने के लिए कहता है, साथ ही वो उसे वो जादुई शीशा भी दे देता है और कहता है जब भी तुम्हें मेरी याद आए मेरी इस बदसूरत शक्ल को देखने के लिए तो इस शीशे में देख लेना। बेल वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ती है और बीस्ट महल में अकेला रह जाता है। बीस्ट बेल को बहुत मिस करने लगता है क्योंकि वो उससे प्यार करने लग गया था, पर अब बेल उससे बहुत दूर जा चुकी थी। महल की सभी शापित चीज़ें और बीस्ट इस बात से बहुत दुखी होते हैं कि उनका श्राप खत्म नहीं हुआ, अब वो हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएंगे। बेल अपने गांव पहुंच जाती है और वहां जाकर वो देखती है कि उसके पिता को कैदी बनाया गया है। वो वहां जाकर सबसे कहती है कि उसके पिता ने जो कुछ भी कहा उसका एक एक शब्द सही है। वाकई जंगल में एक महल है और उसमें एक बीस्ट रहता है। गांव वाले उस पर भी विश्वास नहीं करते। तब वो जादुई शीशा निकालती है और उसमें सबको बीस्ट की शक्ल दिखाती है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत हैरान रह जाते हैं। तब वो उनसे कहती है कि बीस्ट से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा है और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। गैस्टन को जब बेल के मुंह से बीस्ट की तारीफ सुनाई देती है तो वो बहुत ज़्यादा जलन महसूस करता है। वो सब गांव वालों को भड़काता है कि उस बीस्ट ने बेल पर भी काला जादू कर दिया है, तभी वो इस तरह की बातें कर रही है। इसलिए बेल को भी उसके पिता के साथ ही कैदी बना लेना चाहिए। वो लोगों को भड़काता है कि हमें पैलेस पर हमला कर देना चाहिए और बीस्ट को मार देना चाहिए, नहीं तो वो पैलेस से बाहर आ जाएगा और बाहर आकर हम सबको मार डालेगा। लोग भी उसकी बातों में आ जाते हैं और सब मिलकर पैलेस की ओर चल देते हैं। जब गांव वाले पैलेस में एंटर करते हैं तो वो सभी चीज़ें जो जिंदा होती हैं गांव के लोगों पर अटैक कर देती हैं और गांव वाले हैरान रह जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तब गैस्टन और बीस्ट का आमना सामना होता है। बीस्ट बेल के जाने से बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। यहाँ गैस्टन बीस्ट से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है बेल तुमसे प्यार करती है? नहीं, बल्कि उसने तो सभी गांव वालों को यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेजा है। और गैस्टन बीस्ट पर गोली चला देता है और बीस्ट नीचे गिर जाता है, पर नीचे गिरने से पहले ही वो रेलिंग को पकड़ लेता है और फिर जैसे ही गैस्टन बीस्ट पर दूसरी गोली चलाने लगता है वैसे ही वहाँ पर बेल आ जाती है और गैस्टन को गोली चलाने से रोकती है। इसी छीना झपटी में गैस्टन नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से गन भी छूट जाती है। अब बीस्ट ऊपर आने की कोशिश करता है। बेल ऊपर से ही उसे आवाज़ देकर ये बताने की कोशिश करती है
कि मैंने गांव वालों को बहुत रोका पर गांव वाले नहीं माने। अब बीस्ट गैस्टन का मुकाबला करना चाहता था। बीस्ट गैस्टन को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे हवा में उछालकर नीचे फेंकने ही वाला होता है। तो गैस्टन उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है और कहता है प्लीज़ मुझे नीचे मत फेंको। बीस्ट उससे कहता है कि मैं बीस्ट नहीं हूँ, चले जाओ यहाँ से। गैस्टन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही बीस्ट बेल के पास आता है, गैस्टन पीछे से बीस्ट पर गोलियां चला देता है और बीस्ट नीचे गिर जाता है। गैस्टन जहाँ पर खड़ा होता है वो जगह भी वहाँ से दरक जाती है और गैस्टन वहाँ से नीचे गिरकर मर जाता है। वहीं दूसरी ओर बीस्ट की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो बहुत ज़्यादा घायल होता है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। बेल उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, पर बीस्ट कहता है कि अब उसके जाने का समय आ गया है। इस पर बीस्ट कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी स्क्रीन पर वो फूल दिखाई देता है जिसकी आखिरी पंखुड़ी टूटकर गिर जाती है। इसके साथ ही बीस्ट बिल्कुल शांत हो जाता है और वहाँ मौजूद सभी जिंदा चीज़ें भी बिल्कुल बेजान हो जाती हैं। ये सब देखकर बेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बीस्ट से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पर एक गाथा आ जाती है। गाथा वही होती है जिसे गांव के लोगों ने बाहर निकाल दिया था। ये गाथा और कोई नहीं बल्कि वही जादूगरनी होती है। वो देखती है कि बीस्ट को बेल से प्यार हो गया है और बेल भी बीस्ट से बहुत प्यार करती है। अब हम देखते हैं कि बीस्ट के चारों ओर उजाला ही उजाला छा जाता है, यानी कि अब उस शाप का अंत हो चुका है। बीस्ट अब एक सुंदर प्रिंस में तब्दील हो जाता है। बेल को यह देखकर बहुत खुशी होती है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और उस महल की सभी शापित चीज़ें भी अपने असली रूप में आ जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि बेल और प्रिंस दोनों ही पैलेस में डांस कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही यह फिल्म ख़त्म हो जाती है।